हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 17 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है यू मस्ट मास्टर अ सिंगल थिंग। अब तक हमने देखा कि तांजीरो और इनोसुके मिलकर एक मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद तांजीरो उसे कंट्रोल करने वाली फीमेल डीमन को भी मार देता है। वहां उसे पता चलता है कि पहाड़ में 12 किजुकी में से एक डीमन भी है। अब तांजीरो सोचता है कि अगर यहाँ पर 12 किजुकी में से कोई एक डीमन है तो उसके अंदर मुजान का बहुत सारा खून होगा। तो अगर तांजीरो उस खून को निकाल ले तो नेजुको को ठीक करने की दवाई जल्दी बनाई जा सकेगी। तांजीरो को फिर याद आता है कि वो इनोसुके को पीछे ही छोड़ आया है, तो वो भागकर इनोसुके के पास आ जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि इनोसुके की बॉडी से काफी खून आ रहा होता है, पर इनोसुके कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि वो कभी खुद को कमजोर नहीं दिखाता है, लेकिन उसकी आवाज कांपती रहती है। तांजीरो को पता होता है कि इनोसुके की हालत ठीक नहीं है। तांजीरो फिर उस फीमेल डीमन के बारे में सोचने लगता है कि उसने इतना सहन किया है कि वो मरने के लिए तरस रही थी। वो सोचता है कि आखिर इस पहाड़ पर चल क्या रहा है। यहाँ एक डीमन का पूरा परिवार रहता है, और तो और 12 किजुकी में से एक डीमन भी, पर डीमन से ऐसे एक साथ नहीं रहते हैं। अब पहाड़ की दूसरी तरफ जेनित्सु को अभी भी कोई नहीं मिलता है, और काफी देर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि उसे किसी ने काटा है। वो अपने आसपास बहुत सारी मकड़ियां देखता है, पर उसे पता नहीं होता है कि वो कितनी खतरनाक होंगी। पर उनकी आवाज से जेनित्सु को गुस्सा आने लगता है। उसे अपने पीछे से और तेज आवाज आती है, तो वो घूमकर उस आवाज पर चिल्लाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि वो आवाज असल में एक बहुत बड़ी मकड़ी की है, जिसका मुंह इंसानों जैसा है। जेनित्सु उसे देखकर चौंक जाता है और डरते हुए भागने लग जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, अगर मैं इस बार बच गया तो मैं नेजुको के साथ खुशी खुशी रहूंगा। जो कि प्रार्थना कम और खुद की खुशी ज्यादा दिखती है। जेनित्सु भागते भागते काफी दूर आ जाता है और एक जगह रुक जाता है। वहां आकर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सामने इंसान दिखते हैं जो बड़े बड़े मकड़ी के जालों में फंसे हैं और मर चुके हैं, और ये इंसान धीरे धीरे मकड़ी में बदल रहे थे। जेनित्सु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये डरावना मंजर देखकर उसे वहां बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है, जिस पर वो कहता है कि तांजीरो यहाँ होता तो उसे ये स्मेल बहुत गंदी लगती। मेरी खुद की आंखें यहाँ जल रही हैं। तभी हवा में लटक रहा घर हिलने लगता है और एक लड़का उसमें से बाहर आता है, पर उस लड़के का पूरा शरीर बहुत बड़ी मकड़ी जैसा होता है और एक आंख लाल होती है। वो जेनित्सु को देखकर हंसने लगता है और जेनित्सु बेहद डर जाता है। वो कहता है कि अब बस तुम बोलना शुरू मत करना, मैं तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। वो स्पाइडर डीमन इतने में कुछ कहता है और जेनित्सु वहां से भागना शुरू कर देता है, जिस पर स्पाइडर डीमन जवाब देता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ये जंग हार चुके हो। जेनित्सु को कुछ समझ नहीं आता, तो स्पाइडर डीमन उसे अपना हाथ चेक करने को कहता है। जरा अपना हाथ चेक करो। जेनित्सु देखता है कि उसका हाथ पर्पल कलर का होने लगा है। वो डर जाता है, तो स्पाइडर डीमन उसे बताता है कि उसके अंदर जहर भर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी मकड़ी ने उसे काट लिया था। जेनित्सु घबरा जाता है। 10 मिनट बाद तुम्हें अजीब सा फील होना शुरू हो जाएगा, 20 मिनट बाद तुम्हें चक्कर आने लगेंगे और 25 मिनट बाद तुम बेहोश हो जाओगे। फिर स्पाइडर डीमन उसे आगे बताता है कि 24 घंटों में तुम पूरी तरह मकड़ी बन जाओगे। ऐसा कहकर डीमन हंसने लग जाता है। टाइम अब आगे बढ़ने लगता है और जेनित्सु डरना शुरू कर देता है। तभी उसके पास काफी सारे मकड़ी बन चुके सिर आ जाते हैं और वो फिर से भागना शुरू कर देता है। अब स्पाइडर डीमन उससे कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है, पर जेनित्सु अपने आप को पेड़ पर चढ़ा देता है। स्पाइडर डीमन अभी भी उसे हार मानने को कहता है। हार मान लो। जिस पर जेनित्सु जवाब देता है कि शायद तुम्हारी लाइफ में कोई खास नहीं होगा, पर मेरी लाइफ में है। जेनित्सु को अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो छोटा था और उसे अडॉप्ट करने वाले ट्रेनर जेनित्सु को चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वो तब भी डरकर पेड़ पर चढ़ जाया करता था। मगर फिर भी उसके ट्रेनर उसे लड़ने के लिए फोर्स करते रहते थे। जेनित्सु उन्हें ग्रैम्स कहकर बुलाता था, जो कि ग्रैंडपा का छोटा वर्जन है। वो कहता है कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ, जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा देकर
और मेरे सारे पैसे लेकर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, तब आपने आकर मेरी मदद की थी। आप मुझे अपनी तरह तलवारबाज बनाना चाहते हैं, मगर मैं वैसा नहीं हूँ। मैं भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ, इसीलिए रात भर जाग कर ट्रेनिंग करता हूँ। ग्रैम्स उसे नीचे आने को कहते हैं, मगर जेनित्सु नहीं सुनता और तभी आसमान से जोरों की बिजली उस पेड़ पर आकर गिरती है, जिसका झटका जेनित्सु को भी लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि किसी की किस्मत कितनी खराब हो सकती है कि उसे बिजली का इतना बड़ा झटका लग जाए। और तभी से उसके बाल येलो कलर के हो गए थे। जेनित्सु जैसे तैसे जिंदा बच गया होता है, पर उसके बाद भी उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता है, जिससे उसे खुद से नफरत हो गई है। प्रेजेंट में ये सब सोचकर जेनित्सु रोता रहता है और कहता है कि मैंने ट्रेनिंग करने की पूरी कोशिश की है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं बन पाया हूँ। और स्पाइडर डीमन उसके पास अपनी मकड़ियां भेज देता है। जेनित्सु डर जाता है और अपने बाल पकड़ लेता है, पर वो देखता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, जिससे उसे समझ आता है कि ये जहर के कारण हो रहा है। और इन सब से जेनित्सु इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। डीमन सोचता है कि ये कितना अजीब लड़का है, ये तो एक डीमन स्लेयर है ना, जो मेरी फैमिली को मारने आया है, पर ये तो खुद बेहोश हो गया। जेनित्सु जमीन पर गिरने लग जाता है और तभी उसके अंदर का असली फाइटर जाग जाता है। वो थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने वाला होता है और डीमन की तरफ आता है। डीमन भी उस पर अपना जहर फेंकता है, जिससे जेनित्सु बच जाता है। वो जहर जिस पेड़ पर लगता है वो पेड़ जलकर धुआं बन जाता है। जेनित्सु दोबारा थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाला होता है, तो डीमन उसकी ओर मकड़ियां भेजता है, पर उससे भी बचकर यहाँ जेनित्सु वापस से सेम पोजीशन ले लेता है। इससे डीमन समझ जाता है कि जेनित्सु को बस यही एक फॉर्म आता है, पर जेनित्सु के पास्ट में उसके ग्रैम्प्स उसे बैठकर समझा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं कि तुम्हें बस एक फॉर्म आता है, पर तुम्हें उस एक फॉर्म में महारत हासिल कर लेनी चाहिए। जेनित्सु सोचता है कि आप मुझसे गुस्सा थे क्योंकि थंडर ब्रीदिंग में 6 फॉर्म होते हैं और मुझे बस एक ही आता था। ग्रैम्प्स फिर उसके सिर पर मारना शुरू कर देते हैं और जेनित्सु सोचता है कि काश उसे वो मारना बंद कर दें, वरना वो रो देगा। पर तभी ग्रैम्प्स समझाते हैं, एक अच्छी तलवार बनाने के लिए उसे हथौड़े से बार बार मारना पड़ता है, तभी वो मजबूत होती है और लंबे समय तक चलती है। यहाँ डीमन अभी भी जेनित्सु को पहले जैसा समझ रहा होता है और कहता है कि कुछ टाइम में तुम बाकियों जैसे बन जाओगे। जेनित्सु फिर से पास्ट याद करता है, जहाँ ग्रैम्प्स उसे समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे, और तुम्हें बस उस पर फोकस करना चाहिए जो तुम्हें अच्छे से आता हो। तभी प्रेजेंट में स्पाइडर डीमन जेनित्सु पर जहर फेंकता है और ये सब सोचकर भड़क चुका जेनित्सु जंप कर देता है। उसे अब वो सीन याद आता है जब उसके ग्रैम्प्स का एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट उसे बुलाता है और उसकी बेइज्जती कर उसे वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि उनके ट्रेनर एक रैंक हशीरा थे और उनसे सीखना गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन जेनित्सु डरपोक है और दिन भर रोता रहता है। वो लड़का फिर जेनित्सु को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें सिखाना टाइम वेस्ट है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जेनित्सु इससे बहुत डीमोटिवेट हो जाता है और सोचता है कि मेरे पास अपना परिवार नहीं है, ना ही कोई मेरा ध्यान रखने वाला है। किसी को मुझसे उम्मीद नहीं है कि मैं किसी दिन कुछ करके दिखाऊंगा। मैं खुद भी किसी को बचाने के काबिल नहीं हूँ। पर ऐसा सिर्फ जेनित्सु को लगता था। जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी उसने कई बार भागने की कोशिश की थी, मगर ग्रैम्प्स ने कभी उसे भागने नहीं दिया। जब भी वो भागा है ग्रैम्प्स उसे पकड़कर वापस ले आए हैं। उनके पास मुझे पसंद करने का कोई रीजन नहीं था, पर उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ डीमन दोबारा जेनित्सु पर हमला करना शुरू कर देता है और जेनित्सु धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा होता है और फिर सारी मकड़ियां उसे घेर कर पकड़ लेती हैं। पर जेनित्सु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अचानक से अपने अंदर से बिजली निकालने लगता है, जिससे सारी मकड़ियां दूर फेंक जाती हैं। जेनित्सु फिर अपने असली रूप में आ जाता है और उसके आसपास से रोशनी निकलने लगती है। डीमन भी उसे देखकर घबरा जाता है और नीचे उतर आता है। जेनित्सु बिना कोई देर किए फिर दोबारा थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और पलक झपकते ही बिजली की तरह बिजली की रफ्तार से स्पाइडर डीमन पर अपनी तलवार चला देता है। डीमन का गला कट चुका होता है और वो अपनी उड़ती हुई गर्दन के साथ सोचता है
कि मैं मर नहीं सकता, वो भी किसी ऐसे इंसान के हाथों। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा लड़का जिसके पास फेफड़े चलते हैं वो उसे मार कैसे सकता है। और दूसरी तरफ जेनित्सु स्पाइडर डीमन के घर के ऊपर जाकर गिर जाता है। टाइम अभी भी निकल रहा होता है और जेनित्सु की बॉडी में जहर बढ़ने लग जाता है। उसकी आंख खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी इस डीमन को मारने का सपना देखा है और वो ग्रैम्स को उसे ये सब सिखाने के लिए थैंक्स कहता है। जेनित्सु की कासुगाई बर्ड उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। जेनित्सु उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, जिस पर बर्ड रोते हुए उड़कर वहां से चली जाती है। जेनित्सु को फिर ग्रैम्स की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि कभी भी हार मत मानना। जेनित्सु वही चीज दोहराता है और एक गहरी सांस लेता है। वो सोचता है कि ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करके वो बॉडी में जहर का फैलना धीमा कर सकता है। अगर कुछ भी हुआ तो ग्रैम्स को बहुत बुरा लगेगा और तांजीरो को भी। तभी पहाड़ के दूसरी तरफ तांजीरो को बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है जो कि जेनित्सु के अटैक की आवाज थी। इनोसुके फिर पत्थरों से होते हुए नदी पार करना शुरू करता है पर तांजीरो उसे आवाज लगाकर रोक देता है। तांजीरो कहता है कि मैं अकेला उस रास्ते से जाऊंगा और इनोसुके तुम्हें पहाड़ से वापस नीचे चले जाना चाहिए। तुम्हारी चोट कैसी है? जिस पर इनोसुके बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है पर उसके दोनों हाथ पैरों से खून बहता रहता है। अचानक फिर तांजीरो को नदी की दूसरी तरफ एक लड़की डीमन दिखाई देती है। तांजीरो कुछ करता उससे पहले ही जेनित्सु उसे मारने के लिए दोबारा पत्थरों से जाने लगता है। डीमन भी भागना शुरू कर देती है और फिर वो अपने फादर को बुला लेती है। पहले तो इनोसुके को समझ नहीं आता है कि वो किसे फादर कह रही है, मगर तभी एक बहुत बड़ा 10-12 आंखों वाला डीमन इनोसुके के सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। इनोसुके और तांजीरो दोनों उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो डीमन उन पर अटैक करने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, मेरी फैमिली के पास मत आना, उनसे दूर रहो। लड़की डीमन फिर सब अपने फादर पर छोड़कर वहां से चली जाती है और फिर उसका फादर इनोसुके पर पंच करने आता है और तांजीरो सेकंड फॉर्म चलाकर डीमन के हाथ पर तलवार मारने आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको जेनित्सु का कैरेक्टर कैसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए और अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।